अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो और आपको कहते हैं खुशामदीद। तो जनाब आज है 9 नवंबर, यौम इकबाल। और इकबाल हमारे कौमी शायर और हमें बचपन से बताया जाता है कि पाकिस्तान का ख्वाब इकबाल ने देखा। बिल्कुल देखा जनाब, लेकिन उस पाकिस्तान का देखा जिसकी असल ताबीर कायद आज़म ने की, और हम शायद कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं उस ताबीर को कायम रखने में। लेकिन नाउमीद नहीं होना चाहिए, और इसीलिए इकबाल ने कहा है ना, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। बल्कि ऐसा बहुत सा कलाम उन्होंने कहा है जो सिर्फ अगर हम हर दौर के हिसाब से देखें तो हमें कुछ ना कुछ सीखने का उससे मौका मिलता है। और हमारी जो नई नस्ल है उसको स्पेशली कनेक्ट करने की अब बहुत ज़रूरत आन पहुंची है कि हम अपनी नई नस्ल को हम इकबाल के उस पैगाम से कनेक्ट करें, हम अपनी यूथ को कनेक्ट करें। बिकॉज़ हम जब डायरेक्शन की बात करते हैं कि हमारी यूथ के पास डायरेक्शन नहीं है, तो इसी कलाम से ही जनाब डायरेक्शन पहले भी मिली थी और अब भी मिलेगी। और क्या खूब कहा है इकबाल ने कि कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो जनाब सीखते रहिए, सीखने का अमल रुकना नहीं चाहिए। और आज हमारे गेस्ट भी इसी मुनासबत से बहुत स्पेशल हमारे साथ मौजूद होंगे। मेरे पीछे आप सिरन पीक देख सकते हैं, एक ऐसी बर्फपोश मंज़र है, और अब तो मुख्तलिफ इलाकों में ऐसा ही मंज़र आपको नज़र आने वाला है, बिकॉज सर्दियों का तो आगाज़ हो चुका है। मैदानी इलाकों में भी प्रॉपर सर्दियाँ नहीं आई, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे तो बर्फ़बारी शुरू हो गई है। सो एंजॉय कीजिए इस सीनरी को, और हम आपको मिलने वाले हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और अब चलेंगे अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो जनाब, जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि आज हम इकबाल के ऊपर बात करने वाले हैं, और जब हम इकबाल की शायरी पे बात करें, उनके फ़लसफ़े पे बात करें, उनके कॉन्सेप्ट से बात करें, तो उनके घराने से कोई ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हमें फिर से इज़्ज़त बख्शी है जस्ट रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल साहिबा ने। एजुकेशनिस्ट भी हैं और आज हमारे साथ मौजूद है, और ख़ुद अल्लामा इकबाल साहब की बहू भी हैं। वेलकम टू द शो मैम, बहुत शुक्रिया आपका। और इनके साथ जनाब, चूँकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नौजवानों को ही उन्होंने फोकस रखा है अपनी शायरी में, सो हमने सोचा कि आज फ़हद अली काज़मी साहब को दावत दें। यंग स्कॉलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, और कशफुल माजूब पे PhD भी कर रहे हैं, और इकबाल के ऊपर भी माशाल्लाह इन्होंने बड़ा वास्ट उनका नॉलेज है। बहुत शुक्रिया फ़हद आपका भी। सो मैम, आपसे शुरू करते हैं। ऑब्वियसली आपकी शादी तो खैर काफ़ी बाद हुई इकबाल की वफ़ात के बाद, लेकिन आपकी क्या मेमोरीज़ हैं जावेद साहब के थ्रू, उन्होंने जो आप तक पहुंचाई? मुझे देखिए, डॉक्टर साहब ने अपने वालिद की ज़िंदगी पे तहकीक की 9 साल, और बग़ैर किसी असिस्टेंस के, और उन्होंने उनकी स्वाने हयात शाया की थी जिसका नाम है ज़िंदा रूद। तो 3 हिस्सों में की थी। पहले 3 साल जो उन्होंने तहकीक की उसको शाया कर दिया, उसका नाम था अल्लामा इकबाल का तहकीक इब्तिदाई दौर। फिर उसके बाद तश्कीली दौर एक्चुअली उसका नाम था। उससे बाद 3 साल की तहकीक जो थी उसका नाम था अल्लामा इकबाल का वस्ती दौर, और फिर एक तहकीक 3 साल की अल्लामा इकबाल का इख्तितामी दौर, जो उनको ज़ाती तौर पे मालूम था। और कितना मालूम होना है, अभी बच्चे ही तो थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ, और जो कुछ उन्होंने अपनी तहकीक में जहाँ पाया वो उन्होंने 3 किताबों में बिल्कुल रकम हुआ है। और अब तो वो एक किताब की शक्ल में, काफ़ी ज़ख़ीम किताब है, लेकिन एक किताब की शक्ल में भी शाया हो चुकी है। उस पर उनको हिलाल इम्तियाज़ भी मिल चुका है, क्योंकि मैं समझती हूँ इतना जो है ना, बग़ैर किसी इम्तियाज़ी सलूक के किसी ने अल्लामा इकबाल पे तहकीक नहीं की। ऑथेंटिक सोर्स था खुद उनकी। ऑथेंटिक तो उसी हद तक हो सकता है ना जो उनकी थोड़ी बहुत यादें हों, लेकिन ज़्यादा तो तहकीक है। और लोग हैं हमेशा, कोई उनके ख़िलाफ़ होता है तो वो उस हवाले से लिखता है, कोई फेवर में लिखता है। इसमें बिल्कुल बिला इम्तियाज़ हर चीज़ रिकॉर्ड की हुई है, जो बड़ी है, मैं समझती हूँ मुनफरद बात, ख़ास तौर पे अगर बेटा लिखे। लेकिन उस किताब पे मैंने परसों देखा, इकबाल अकेडमी के इश्तराक से एक फ़ंक्शन हुआ था मेरे ही किसी पेरेंट इंस्टीट्यूशन, और वहाँ पे उन्होंने लगाई हुई थी, किसी ने उसकी जो है ना तहकीक चोरी जिसको कहते हैं, प्लेजरिज्म ये लफ्ज़ है अंग्रेज़ी में। और मैं तो हर चैनल पे हर शो में कहूँगी कि ये लोग इकबाल के मुहक्किक बनते,
उन्होंने चोरी की हुई है किताब, एक एक लफ्ज़ चोरी किया हुआ है, सिवाय कि थोड़ा सा उसका हेर फेर करके उसका नाम रख दिया दरमियाना दौर, उसका नाम रख दिया शुरू का दौर, उसका रखा ख़त्म होने का दौर, और सारी उसी तरह 3 वॉल्यूम्स बनाई। फिर उसकी एक समरी किसी ने छापी हुई है, और जो समरी छापी हुई है अच्छा भला अपने आप को मुहक्किक कहता है। मैं यहाँ नाम लूँगी ना, जिस तरह ये आजकल था कि जी FIR में नाम क्यों ना छपे, वो बात बुरी है, लेकिन मैं लेने को भी तैयार हूँ, इसलिए कि मैं इन लोगों को ज़ाती तौर पे जानती हूँ। बिल्कुल। और अपने आप को मुहक्किक कहते हैं और इनाम ले चुके हैं उन किताबों पे। ये तो हालात हैं। ओह, अब देखिए ना यहाँ पे बंदा क्या करे। अब आप, लेकिन आप तो मैम खुद कानून से उनका देखिए ना, ताल्लुक है। आई एम द कॉपीराइट होल्डर, क्योंकि मेरे शौहर का तो इंतकाल हो गया, अब हो गए हैं 7 साल। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही में कॉपीराइट मुझे दे दिया था, और 50 साल ये कॉपीराइट कायम है। 50 साल इसके ऊपर कोई जो है वो नहीं कर सकता, नकल नहीं कर सकता, तहकीक चोरी नहीं कर सकता। तो जो करेगा, अगर मैं उनको सू करूँ, असल में अब मेरी उम्र क्योंकि ज़्यादा हो गई है, और जो ये हैं ज़्यादातर जज, हाई कोर्ट के तो तकरीबन सारे जज मेरे शागिर्द रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी। अब तो ये काजी फैज़ ईसा आने वाले हैं उमर बंदयाल के बाद, ये बलूचिस्तान से आए हैं, इसके बाद जो है वो मेरे शागिर्दी हैं। तो मैं क्या वहाँ पे प्रैक्टिस करूँ, और क्या जाके लोगों को तहकीक चोरी के लिए उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाऊँ। लेकिन होता यहाँ है, हमारे माशरे में अजीब सा एक मैं समझती हूँ अंसर है जो सामने नुमायाँ हुआ है, और ऐसा होता कभी भी नहीं। लेकिन क्या करें, हर कोई इकबाल पे अपना हक समझ लेता है। तो ये देखिए ना, ये तो कर रहे हैं माशाल्लाह तहकीक कशफुल माजूब पे। और मैंने उस दिन इनसे बताया था, मेरे दादा ने उर्दू में तर्जमा किया हुआ है कशफुल माजूब का, और बहुत अच्छा तर्जमा। अब लोग जो कोई अच्छी बात निकलती है ना हमारे घर में, तो कहते हैं जी बाप दादे से सीखी होगी। ये कभी नहीं कोई सोचता कि वालिदा जो हैं उनका भी किसी इल्मी घराने से ताल्लुक है। एग्जैक्टली। जी फात, क्या कहेंगे आप? इकबाल और आपका तो वैसे भी आप बड़ा उन्हें कोट करते हैं अक्सर बात करते हुए भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स अ लॉट इकरा। एक तो इकबाल डे मुबारक 9 नवंबर, और मैडम की मौजूदगी में मैं ज़रूर कहूँगा कि जी कशफुल माजूब की बेहतरीन ट्रांसलेशन आपके दादा मौलवी फ़िरोज़द्दीन साहब ने की, इसमें कोई शक नहीं है। एंड ही वॉज अ टावरिंग स्कॉलर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। उन्होंने रूमी को भी ट्रांसलेट किया, उस दिन भी मैडम से बात हुई, तो उन्होंने मसनवी भी ट्रांसलेट की, कुरान को ट्रांसलेट किया, और बहुत कंट्रीब्यूशन है उनकी मौलवी साहब फ़िरोज़द्दीन साहब की। तो अल्लाह ताला उनके भी दर्जात को बुलंद करे। इकरा, अल्लामा इकबाल को अब ये टाइम है कि अब हमने मेन स्ट्रीम करना है, क्योंकि अल्लामा इकबाल की जो थॉट्स हैं वो हमारी यूथ तक नहीं पहुंच रही, और जो उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अफर्मेशन, ये यूथ को बताने की ज़रूरत है, ताकि हमारी यूथ के अंदर एक सेल्फ बिलीफ आए, अपनी ज़ात के पर एतमाद आए। और जैसे सूफिया ने कहा कि तुम अपनी ज़ात को पहचान लो, तुम रब को पहचान लोगे। तो ज़ात या इंडिविजुअलिटी असल में खुदा तक लेके जाती है, और अल्लामा इकबाल ने वाकई इस कॉन्सेप्ट के थ्रू सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स को जगाया है। मगर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अल्लामा इकबाल के जो स्कॉलर्स हैं, इकबाल स्कॉलर्स, और हमारी यूथ, उनके दरमियान गैप आ चुका हुआ है। इकबाल स्कॉलर्स जिस ईडियम में, जिस जार्गन में कॉन्वर्जेशन करते हैं, आम यूथ उनसे आइडेंटिफाई नहीं करती। वो बच्चा जो O-लेवल्स A-लेवल्स कर रहा है, जो लम्स में है, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में है, या किसी अच्छे लॉ स्कूल में है, वो स्टूडेंट्स इकबाल स्कॉलर्स, जो आजकल इकबाल के स्कॉलर्स हैं, उनकी ज़बान और उनके जार्गन से वाकफियत नहीं रखते, जिसकी वजह से एक गल्फ आ गई है। वी नीड सच स्कॉलर्स, सच स्टूडेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल, जो एम्बेसडर्स बने इन द ट्रू सेंस, और यूथ की लैंग्वेज में अल्लामा को समझाएं, यूथ के एडियम में समझाएं। क्योंकि अल्लामा इकबाल की जो एक मशहूर किताब है, उनके लेक्चर्स हैं, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसके आगाज़ में, प्रेफेस में वो खुद कहते हैं कि हमें अपने दौर के मुताबिक ऐसे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन लेके आना पड़ेंगे जो कि साइकोलॉजिकली सूटेबल हों आज की ऑडियंस के लिए। वो अपने दौर की बात कर रहे हैं। तो अब जब हम 2022 में हैं, हमें अपने दौर की ऑडियंस तक अल्लामा के पैगाम को पहुँचाना है। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मसला है जिसको हमने एड्रेस करना है, कि यूथ को उस लैंग्वेज में जो वो अंडरस्टैंड करती है, उस टेक्नोलॉजी से जिससे वो कनेक्टेड है, उसके थ्रू अल्लामा इकबाल हम उनको डिसेमिनेट करें, और ये काम करने वाला है।
खुदी की मैं बात वैसे क्विकली करना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल ने जब खुदी की स्टेजेस और खुदी असरार खुदी उनकी मशहूर नज़्म है, उस पर उनको नाइट किया गया, सर का टाइटल मिला। खुदी के वो एलिमेंट्स बताते हैं सबसे पहले, और फिर खुदी की स्टेजेस बताते हैं, और खुदी की स्टेजेस के अंदर वो इताअत इलाही की बात कर रहे हैं, ज़ब्त नफ्स, सेल्फ रिस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं, नियाबत खुदाबंदी की बात कर रहे हैं, एजेंट ऑफ गॉड, कि इंसान जब अल्लाह के कवानीन पर सेल्फ रिस्ट्रेंट के रास्ते पे चलता है तो वो अल्लाह का एजेंट, अल्लाह का नायब, अल्लाह का वाइसरेंट बन जाता है। यानी इकबाल ये चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स अपने आप को अदना न समझे, अल्लाह का नुमाइंदा समझे इस दुनिया में, और जब वो अल्लाह का नुमाइंदा बनकर ज़िंदगी को लीड करेंगे तो तब रेवोल्यूशन आते हैं, तब तब्दीलियाँ आती हैं, तब अच्छे पॉलिटिकल सिस्टम्स, अच्छे इकोनॉमिक सिस्टम्स, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी तब होती है। बिल्कुल सही। तो ये खुदी की जो है ना मेन स्ट्रीमिंग और इंटरनलाइजेशन, फिलॉसफी से, थ्योरी से, आइडियोलॉजी से रियलिटी तक, ये अब हमने करनी है। अच्छा मैम, वलीद साहब में और मुनीब साहब में होता ना कि बच्चे छोटे होते हैं तो ज़रा प्राउड फील करते हैं नो, और कहते हैं जी हम अल्लामा इकबाल के पोते हैं। ये किया है उन्होंने? मेरा ख्याल है उनके वालिद ने कोशिश की थी कि ऐसा ना हो, और मैंने भी यही कोशिश की। आखिर हम भी तो आम शहरी ही है ना, तो आम शहरियों की तरह ही ज़िंदगी गुजरेगी। और अब मेरा जो पोता है उसको स्कूल में दाखिल किया तो प्रिंसिपल ने उसको असेंबली में ऐसे ऊंचा गोद में उठा के कहा, देखिए जी ये अल्लामा इकबाल का पढ़ पोता है। तो मेरी बहू को तो ये बात इतनी नागवार गुजरी, अगले दिन मुझे कहने लगी, अम्मी मैं तो स्कूल से इसको उठाने लगी। ये कैफियत होनी नहीं चाहिए। देखिए ये एक कानून है, गोल्टन लॉ ऑफ फिलियल रिग्रेशन, जिसका मतन ये है कि अगर एक बहुत ही होश ज़हीन इंसान या जिसने बहुत सारी नई बातें की हों या ईजाद की हों, तो उसकी जो औलाद होती है ना वो इतनी ज़हीन नहीं होती, और बिल्कुल ही कोई सादा इंसान होगा ना तो उसकी औलाद में उससे थोड़ी सी ज़्यादा जहानत हो। और अगर ऐसे ना हो ना तो इंसानी जो है कायनात ये दो हिस्सों में बट जाए, एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ होते जाए, एक अक्लमंद से अक्लमंद होते जाए। तो ये अल्लाह ताला की मशीयत नहीं थी। इंसानों को तकरीबन एक जगह पे रखना है। तो कम से कम डॉक्टर साहब की मेरी कोशिश तो यही रही कि बच्चों को कभी इस तरह का एक एहसास ना हो कि जी हम मुनफरद हैं, हम लोगों से मुख्तलिफ है, क्योंकि कोई मुख्तलिफ बात तो उनमें है ही नहीं। मुझे पूछते होते थे लोग कि जी आप अल्लामा इकबाल के घर में रहते हैं तो उनके साहिबजादे जो हैं वो कोई शेर कहते हैं? मैंने कभी तो गीदड़ भी नहीं कहते, शेर की नौबत तो नहीं आने का इम्कान। हमारे यहाँ कोई शेर नहीं कहता। लेकिन ये बिकॉज उन्होंने, आपने बताया 3 रिसर्चर्स भी की, जावेद नामा उनको एड्रेस करके, मतलब पूरी यूथ के एक्चुअली ये भी एक गलत फहमी है। जावेद नामा जो है ना वो है अल्लामा इकबाल की दास्तान रूमी के साथ सारे सैयारों में, और हेवंस जिसको कहते हैं ना, इनमें उनका सफ़र है। मरीख में जा रहे हैं और सुरिया में जा रहे हैं, दूसरे प्लैनेट्स में जा रहे हैं, और वो फ़र्क वहाँ पे जो वाक़यात होते हैं उनके। सिर्फ जो उसका आखिर है ना वो है खिताब बजावीद सुखने बन याद नौ। तो जहाँ कभी वो नौजवानों को मुखातिब होते हैं ना तो एक सामने पर्सोनिफिकेशन रखते हैं। तो क्योंकि उनका अपना बेटा जावेद था तो जावेद के हवाले से बच्चों के साथ खिताब करते। तो जावेद नामे का नेम जावेद नामा डज नॉट रिफर टू जावेद, इट मीन्स द इटर्नल पिलग्रिम और द पिलग्रिमेज ऑफ इटर्निटी। ये जावेद नामे का मतलब। बहुत ही खूबसूरत। आपको सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है उनके फ़लसफ़े में? मैं तो इतनी फ़लसफ़ी हूँ ही नहीं। सच बात, मेरा जो शेर या शायरी के साथ ताल्लुक़ है वो ये है कि बचपन में मैं करती होती थी बैतबाजी, स्कूल में भी कॉलेज में भी, और हमेशा मैं अव्वल आती थी। मेरी याददाश्त जो थी वो गैर मामूली थी, और एक होती है आइडेटिक मेमोरी। एक दफ़ा आप एक सफ़ा देखें ना आपको भूलता नहीं कि इस पे लिखा क्या है। अब तो ऐसी सूरत नहीं है, अब उम्र के साथ हर चीज़ होती, लेकिन ऐसा ही होता था। मैंने कभी तैयारी नहीं की थी इम्तिहानों की, कभी मैंने कोई घोटा लगाने की कोशिश जैसे होता है, कभी खुलासा नहीं था पढ़ा। एक दफ़ा जो क्लास में पढ़ लिया और अटेंडेंस रेगुलर होती थी, वो मुझे भूलती नहीं थी। अल्लामा के कलाम के साथ फ़लसफ़ियाना जो उसका पहलू है उसके बारे में मैं कतन कुछ नहीं जानती। वो तो ये जानती हूँ कौन सा शेर जो है ये डे से ख़त्म होगा, कौन सा शेर जो है वो किसी मुश्किल
हर्फ पे ख़त्म होगा ताकि अगले बंदे को अलकत हो जाए, वो आगे से जवाब ना दे सके। तो फ़लसफ़ा तो उनका ऐसा है, और बिल्कुल इन्होंने बजा फरमाया कि लोगों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे माशरे में जो तब्दीलियाँ आई हैं, और 75 साल में कुछ मुस्बत भी आई हैं, लेकिन अब ये चंद, मैं समझती हूँ सालों में, बल्कि जब से ये सदी हमारी का आगाज़ हुआ है, इसमें मनफी पहलू ज़्यादा हुए हैं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में शऊर पैदा किया जाए। और ये पता नहीं यकसा निसाब जो है, इससे कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए ना, हम वफाक है, वफाक मीन्स अ फेडरेशन। हम सूबे जो हैं अपनी अपनी तमाम कल्चर है, रवायात है, ज़ुबानें हैं, और अगर हम एक ही पहलू में चलेंगे और एक ही हम रखेंगे निसाब, तो बच्चे समझने में उनको मुश्किल पेश आएगी। आप शायद मुझसे इख्तिलाफ करें या इत्तेफाक करें इसमें। बल्कि मैं जो आपने आगाज़ में बात की, मैं उसमें थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर करूँगा। मुनीब इकबाल साहब से मेरी बड़ी मुलाकात रही, और मुझे तो लगा कि वो स्पेशल है। उन्होंने, अब बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे जिस डेप्थ के साथ उन्होंने अल्लामा इकबाल का मुतालिया किया है मुनीब साहब ने। आई ऑलवेज फाउंड हिम अ वेरी स्पेशल इंडिविजुअल। और बहुत से इकबाल स्कॉलर्स जो सो कॉल्ड, जिनके पास डिग्रीज होंगी, क्वालिफिकेशंस होंगी, उनसे ज़्यादा गहरा मुतालिया उनका, और अपनी एक राय है। मतलब वो एक लेवल पे ग्रैंड सन तो हैं अल्लामा इकबाल के, लेकिन वाकई उनके अंदर वो इंटेलेक्चुअल प्रोएस है कि वो वाकई एक लेवल पे मुझे तो अल्लामा के एयर लगे। तो मैं मैडम से थोड़ा सा यहाँ पे करूँगा, ही इज़ डिफरेंट। वलीद साहब भी यकीनी तौर पे उनका भी ऐसा मामला होगा यकीनी तौर पे, लेकिन मुनीब साहब से मुझे लगता है कि ही हैज़ समथिंग, इज़ गिफ्टेड। अच्छा, ये अब मैम जो बात कर रही हैं, टाइम चेंज हो रहे हैं और रिसर्चर्स इकबाल पे बहुत होती हैं, आप समझते हैं कि मैंने बहुत से एम्बेसडर्स आते हैं, उनका इंटरव्यू किया, उनमें से कुछ ऐसे ममालिक हैं वो तो कहते हैं इकबाल हमारे हैं, बिकॉज हम उन्हें ओन करते हैं, चाहे वो फ़ारसी की पोइट्री हो या कुछ हो, हम उन्हें ओन कर पाए हैं? वैसे नहीं, हम उन्हें देखें, इकबाल इज़ नोन, हर किसी को अल्लामा साहब का पता ज़रूर है, नाम की हद तक। अल्लामा का मैसेज क्या था, व्हाट अल्लामा स्टूड फॉर, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। मतलब हम चलते फिरते कहेंगे जी खुतबा अलाहाबाद, खुतबा अलाहाबाद आज तक हमने पढ़ा है, अल्लामा का वो जो डॉक्यूमेंट है, लैंडमार्क डॉक्यूमेंट, और अल्लामा की वो जो लीगल प्रोएस है, पॉलिटिकल विजडम है, वो उसको रिफ्लेक्ट करती है। रिकंस्ट्रक्शन जैसे उनकी फ़िलासफ़ी है, 7 लेक्चर्स स्टिल येट टू बी डिस्कवर्ड एंड अनकवर्ड, पढ़ा ही नहीं कभी हमने। जैसे मैडम ने बजा तौर पे कहा, जावेद नामा इट्स अ मास्टरपीस ऑफ ग्लोबल लिटरेचर, कि किस तरह मौलाना रूमी के साथ वो एक मेराज के सफ़र पे हैं, असल में उरूज के सफ़र पे, और कैसे कैसे कैरेक्टर्स के साथ मिलते हैं, उनके साथ डायलॉग है। और बाय द वे जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने बहुत खूबसूरत उर्दू ट्रांसलेशन उसकी की, जो कि बहुत आम फहम है निस्बतन, यानी मेरी तरह के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। यानी हम लोग तो फ़ारसी से ना बलद हैं, हम तो उस मास्टरपीस को ट्रांसलेशन के ज़रिए ही पढ़ते। बहुत ही खूबसूरत ट्रांसलेशन जस्टिस साहब ने की उर्दू प्रोज़ में, और बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स भी उसके अंदर, वो इमेजेस अल्लामा इकबाल कहाँ कहाँ जा रहे हैं मौलाना रूमी के साथ। तो अल्लामा का जो काम है वो तो अभी अनकवर होना है पाकिस्तान के अंदर। हम अल्लामा के नाम लेवा हैं, अल्लामा व्हाट अल्लामा स्टूड फॉर हमें नहीं पता। अल्लामा इकबाल के दौर में इकरा 3 लेवल्स के ऊपर उन्होंने जिहाद किया। उन्होंने उलमाए सू को, झूठे उलमा को, मौलवियों को जो गलत इस्लाम की इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, उनके खिलाफ खड़े हुए। झूठे सूफियों को, वो सूफी जो तसव्वुफ के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं, अल्लामा ने उनको एक्सपोज किया। जागीरदार, फ्यूडल्स, ऐसे पॉलिटिशियंस जो ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो एग्जिस्ट करते थे, जो कि ब्लड सक कर रहे हैं मासिस का, उनके खिलाफ वो खड़े हुए। सरमाया दराना निज़ाम के खिलाफ वो खड़े हुए। आप अल्लामा की नज़में पढ़ें, इबलीस की मजलिस शूरा, इबलीस क्या कर रहा है, किस किस लेवल के ऊपर कर रहा है सिंबॉलिकली। असल में तो वो क्रिटिक है ना मॉडर्निटी की, जदीद दौर की क्रिटिक कर रहे हैं अल्लामा इकबाल। बिल्कुल सही। तो बुनियादी तौर पे अल्लामा का मैसेज तो भी अनकवर होना है, डिस्कवर होना है। और बहुत से लोग जो हमारे आज की मॉडर्न यूथ होगी, बिकॉज वी गेट इंस्पायर्ड कि ये बंदा फलानी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से, इसकी बात सुनो।
अलामा इकबाल भी टॉप यूनिवर्सिटीज, ही वाज फ्रॉम कैम्ब्रिज, ही वाज फ्रॉम हाइडलबर्ग, दुनियावी मेडल सारे उनके वो थे। लेकिन हम अलामा की बात इसलिए नहीं करना चाहते बिकॉज अलामा कहीं ना कहीं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं सुरमाए मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ, वो आपको अहले बैत से जोड़ते हैं। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस, वो आपको सहाबा किराम से जोड़ते हैं। कहीं पे वो कहते हैं कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो कहीं पर वो आपको औलिया अल्लाह से जोड़ते हैं। तो अल्लामा इकबाल क्योंकि इतने बड़े थिंकर हैं और कहीं ना कहीं वो इस्लाम की ट्रू लाइट लेके चल रहे हैं, तो फिर भी हमें मसला हो जाता है बिकॉज वो हमारे फ्रेमवर्क में या हमारे सांचे में या हमारे खाने में नहीं आ रहे होते उस तरह। तो झूठे सूफी, झूठे उलमा, सरमाया धराना निज़ाम, कैपिटलिज्म, इस सब के खिलाफ वो खड़े हुए। लेकिन हमने तो उनको एक रवायती तौर पे ये शायर हैं, मुज़व्विर पाकिस्तान है, दैट्स इट। बिल्कुल सही, हम शायद वो मैसेज इंटरप्रेट ही नहीं सही तरह कर सके। एक ब्रेक लेते हैं, मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं, फहद भी मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब, और हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा मैम, जब भी इकबाल डे आता होगा लोग आपको फंक्शंस पे ऑब्वियसली बुलाते होंगे, और इतने फंक्शंस होंगे, हर तो नहीं आप अटेंड कर सकती होंगी, लेकिन हर साल अटेंड करती होंगी। हर साल नए वादे, नए अहद, और नए अहद के साथ आपको बुलाते होंगे। चीज़ आपको गुस्सा किस बात पे आता है कि बुला भी लेते हैं और वही बात, वही रूटीन, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती? बस जैसे आपने अभी बताया कि यहाँ पे कोई फहम नहीं है इकबाल के बारे में, और मैं सच कहूँ मुझे भी कुछ ख़ास पता नहीं। लेकिन जो बुलाने वाले हैं वो पहले अपनी कोई तहकीक करें, कुछ सोच विचार करें, फिर प्रोग्राम बनाएं, लोगों में शऊर दिलाएं कि क्या मकसद था पाकिस्तान के तसव्वुर का, क्यों ये। और देखें, पाकिस्तान का तसव्वुर देने वाले और पाकिस्तान की तहरीक चलाने वाले, बनाने वाले वकलात है। हमने कितनी बड़ी लॉयर्स मूवमेंट चलाई, मैं भी उसकी फोरफ्रंट में थी, बाद में उन्होंने मुझे सदर भी बना दिया इसी वजह से बार का। लेकिन फिर देखिए जाके उसका नतीजा क्या निकला, इतनी रुसवाई हुई। और अब हर घर में एक वकील है, लेकिन वो वकालत जो हो रही है ना, उस किस्म की वकालत नहीं हो रही जैसी कि अदालत में होनी चाहिए। ये आपने सही कहा, हर घर में वकील है, मेरे भी घर में वकील है और आपके भी घर में दो वकील हैं। हमारा तो सारा ख़ानदान, अल्लामा इकबाल खुद वकील थे, जावेद वकील थे, इनके बड़े भाई थे आफ्ताब, वो वकील थे, और फिर इसके बाद मुनीब, वलीद। इन दोनों को तो मैंने बहुत कोशिश की। मैं चाह रही थी कि वलीद डॉक्टर बन जाए, अच्छा, और जो मुनीब है वो कोई अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ और करे। इन दोनों ने कोई रास्ता, मैंने कहा देखिए, एक कुएं का मेंढक बनना जो है ना, वो कोई तरीका नहीं, कोई जिद्दत होनी चाहिए। हाँ। भेजा मैंने कुछ करने को इनको पढ़ने, और ये कुछ और करके आ गए। दोनों ने वहाँ से तो इकोनॉमिक्स पढ़ के आया वलीद, फिर कहने लगा मैंने अपने वालिद की भी यूनिवर्सिटी में जाना है, दादा की भी, वालदा की भी। सो ही वेंट टू कैम्ब्रिज एंड ही वेंट टू हार्वर्ड, और डिग्री तो इसने सब समेट ली। लेकिन बात वही है कि तहकीक कहाँ तक आजकल के ज़माने में होती है और नहीं होती है। और ये साल हर साल से जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें अब यही बात है कि जो इन्होंने तीन पहलू जो इकबाल के बताए, उनकी तरफ रोशनी डालनी। और जो सबसे आजकल ज़रूरी है वो एक जुमले में उन्होंने कहा, एक कुश्ता सुल्तानी ओ मुल्लाई ओ पीरी। तीन चीज़ें हैं जिससे हमने बचना है, बादशाहत, मुल्लाई और पीर। हमारे ज़माने में पढ़े लिखे लोग, और ये जो नाखानदगी हमारी सबसे बड़ी जो है ना एक मसला, इसको हल करना ज़रूरी है। और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, मैं देखती हूँ कि कायदे आज़म पे बल्कि तहकीक बिल्कुल नहीं होती। इकबाल पे कुछ इसलिए भी हो जाती है कि उन्होंने बहुत सारा कलाम लिखा हुआ है, 8 किताबें उनकी जो है उसके ऊपर बड़ी रिसर्च होती है। फिर वो 6 लेक्चर्स, डॉक्टर साहब ने उसका भी तर्जुमा किया हुआ है 6 लेक्चर्स का, और जावेद नामे का भी नसरी किया हुआ है। तो उस पे कहते हैं कि लेकिन कायदे आज़म इतने बड़े थे तहरीक चलाने वाले, अगर कायदे आज़म ना होते पाकिस्तान ना होता, ये तो एक यकीनी बात है।
लेकिन कितने हम मुतहरिक हुए हैं उनके ख़यालात पे, उनके तौर तरीक़ों पे, और कैसे वो ज़िंदगी गुजारते थे, किस सादगी से उन्होंने अपना सारा वक्त गुजारा। कभी किसी ने ये सोचा ही? तो लोगों को अमल की तरफ राग़िब करना ज़रूरी है, और मैं समझती हूँ कि इकबाल डे का भी एक यही मकसद होता है, क्योंकि अल्लामा ने तो ख़ुद कहा अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो अगर हम अमल ही नहीं करेंगे, और ये गुफ्तन नशिस्तन व बरखास्त हर साल यही होता है, इकबाल को डब्बे में से निकाल लेते हैं 1 नवंबर को, जैसे जैक इन द बॉक्स होता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सब में हो जाते हैं, और जिस वक्त 30 नवंबर आती फिर डब्बे में बंद, फिर सारा साल बाद यही हालात। अच्छा मैम, ये बताइएगा, आपके होता है ना हर घर में किसी बुजुर्ग की कोई ना कोई बड़ी नायाब सी कोई चीज़ मौजूद होती है, कुछ है इकबाल की कोई चीज़ ऐसी जो जावेद साहब ने संभाल के जिस वक्त ये म्यूज़ियम बना था जावेद मंजिल, जहाँ हमारी रिहाइश होती थी, तो जावेद गए हुए तो यूनाइटेड नेशंस में डेलीगेट के तौर पर, मुझे कहने लगे जो अल्लामा की चीज़ें हैं सब ये कौम की मिल्कियत है, तो ये म्यूज़ियम में ही रहेंगे। मैंने कहा कोई घर में कोई नायाब चीज़ बच्चों के लिए यादगार, किसी के लिए, कहते हैं इतना बड़ा मैं भी तो तोहफ़ा हूँ ना, आपके पास घर में मैं मौजूद हूँ, आपको क्या ज़रूरत है किसी और चीज़ की। लेकिन अब देखिए ना, इंसान जो है ना वो तो हमेशगी किसी की ज़ात में नहीं है, तो जो इस तरह की अशिया होती हैं वो यादगारें होती हैं। जैसे आपने हमारे घर में कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल नहीं किसी किस्म की, कुतुब जो उनकी थी वो भी सब, बल्कि वो तो पहले ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस्लामिया कॉलेज लाइब्रेरी में दे दी थी अपनी लॉ लाइब्रेरी सारी, तो चंद किताबें थी तकरीबन 100, वो जावेद के लिए एक अलमारी में थी, वो अभी भी जावेद मंजिल में उसी तरह है। पता नहीं वहाँ पे कैसी उनकी देखभाल होती है, कोई हिफाजत है। पहले दिन जब हमने ये म्यूज़ियम का इफ्तिताह हुआ तो सुना, अखबार में ही शाया हुआ, पासपोर्ट उनका चोरी हो गया, उनकी कलम चोरी हो गई और उनकी ऐनक चोरी हो गई। अब ये बताइए हम किस किस्म के लोग हैं? ये कोई चीज़ें, और इनकी क्या कोई कीमत तो नहीं हो सकती, शायद पासपोर्ट का कुछ हो, लेकिन ये ऐसी चीज़ों के ऊपर जब लालच, दुनियावी क्या कहते हैं ना, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन लोगों को रिश्तेदारियाँ, अकरबा परवरी तो ख़त्म हो गई है हमारे मुल्क में, हर तरफ अकरबा परवरी। और हालांकि कुरान का जो है पैगाम वो ये है कि अपनी अमानतें उनको दो जो इसके अहल हो, और इसका मतलब है कि आपके पास क्या अमानत है, आपके पास मेरे पास, या किसी गरीब गुरबा पे जो मज़दूर है, एक अमानत तो हर एक के पास जो 18 साल से बड़ी उम्र का है वो है, और वो उसी को देनी है जो उसका अहल हो। मंशूर लोग कितने बुलंद बाला लेके निकलते हैं, जिस वक्त उनको अमानत वो ले लेते हैं ना, फिर बस वो कुर्सी के चपक गए, और फिर वही अकरबा परवरी चलती है। अब ये लोग जो है, ये कोई अहल है, इनको कोई देने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, बरमला कहना चाहिए, लेकिन लोग अपनी सादगी में हर चीज़ पे यकीन कर जाते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। बिल्कुल सही। अच्छा फ़हद, इकबाल से बड़े भी सूफ़ी कोई नहीं थे, सो सूफ़ीज़म और उनका भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है उनके कलाम का। बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। अल्लामा इकबाल की इंस्पिरेशंस में सबसे बड़ी तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिनको वो अपना पीर और स्पिरिचुअल मास्टर समझते थे। हज़रत अली हजवेरी से बड़ी मोहब्बत थी। एक जगह उन्होंने कहा है ना कि सैयद हजवेर मखदूम उमम मरकद ऊ पीर संजर राहर, ये असरार खुदी के अंदर। और बाज़ लोगों का ये ख्याल है, आई एम नॉट श्योर कि कितना क्रेडिबल है, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि बहुत बाकायदगी के साथ हज़रत अली हजवेरी के मज़ार पे जाया करते थे, और उनसे किसी ने पूछा कि आपने ये पाकिस्तान का तसव्वुर कहाँ से आपको आया, और ये क्या मतलब पाकिस्तान तो नहीं, मतलब जो सेपरेट होमलैंड का तसव्वुर जो 1930s में वो दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं हज़रत अली हजवेरी के मज़ार पे था तो मुझे ये ख्याल जैसे इल्का हुआ, उन्होंने हिंट किया। और मुनीब इकबाल साहब की मैं एक बात कोट करना चाहूँगा। मुनीब साहब कहते हैं कि एक नज़्म थी हज़रत अली के बारे में लिखी थी, जो गैर मतबूआ अनपब्लिश्ड वर्क्स में है, वो भी बहुत पढ़ा करते थे, और हज़रत अली हजवेरी के मज़ार पे जाके पढ़ा करते थे। अच्छा। तो ये उनके स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑफ कोर्स थे वो। लेकिन जैसे मैडम ने भी बात की कि तसव्वुफ का बुनियादी मकसद अल्लाह और अल्लाह की मखलूक की खिदमत है ना, असल में मखलूक की खिदमत, सजदे करवाना तो नहीं है, या बिदात को जारी करना तो नहीं है, या पीर परस्ती तो नहीं है। उसके अलावा नाकिद भी थे।
अलामा ने उसको क्रिटिसाइज और क्रिटिक भी किया, जहाँ पर वो खुद सूफ़ी थे लेकिन जो सूफीज़म के नाम के ऊपर जो मैल प्रैक्टिसेस थी उसको उन्होंने रिजेक्ट भी किया। और यही काम 1000 साल पहले दाता साहब भी कर रहे हैं कशफुल माजूब में। इज़ ऑल्सो टारगेटिंग द सूडो सूफीज़, फेक सूफीज़। कशफुल माजूब भरी पड़ी है इन एग्जाम्पल्स के साथ। तो अलामा की बल्कि एक नज़म है, जैसे अभी मैडम भी बात कर रही थी, नज़म का नाम है बागी मुरीद। अच्छा। एक मुरीद जो है अपने पीर के साथ रिवोल्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि जी हमको तो मयसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। कि हम तो पुराने वक्तों में आप देखें तो सहाबा किराम ने पेट पर अगर एक पत्थर बांधा हुआ है तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बांधे हमें। जो लीडर है वो डबल सैक्रिफाइस, डबल कुर्बानी दे रहा है। अब क्या हो रहा है, हमको तो मयसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता पूजते हैं काबे के ब्राह्मण। ये काबे के ब्राह्मण है और मुसलमान जो है वो बज़ाहिर पढ़ा लिखा भी हो तो अलामा कह रहे हैं सादगी है, सुपरस्टिशियस है कहीं ना कहीं। और अलामा साहब कहते हैं मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। वो जो औलिया अल्लाह थे देवर शाहीन्स, मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद। इनकी तो मीरास है, विरासत है, असल में इनका कोई लेना देना नहीं है उस मसनद इरशाद के साथ। तो अल्लामा इकबाल जिस तसव्वुफ की बात कर रहे हैं, जिस रूहानियत की बात कर रहे हैं, जिस इश्क़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, वो हर वक्त कुरान के ताबे है, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताबे है और बहुत ही बड़े लवर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हमारी मुस्लिम तारीख में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत नहीं किसी ने की जिस तरह अल्लामा इकबाल ने की है। ऐसी ऐसी नज़में हैं। अब नज़मों का टाइटल देखें, हुजूर रिसालत माब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन द कंपनी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शायर आज का शायर क्यों या टाइटल ही कॉइन करके दिखा दे कि आई एम इन द कंपनी ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो एक अपना एक डायलॉग है जिसमें वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और शुहदा का खून नजराना लेकर प्रॉफिट की बारगाह में जा रहे हैं। हजरत बिलाल के ऊपर कैसी खूबसूरत नज़में हैं। अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसके नज़ारे का एक बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। These are the elements of Allama Iqbal that need to be disseminated. और फेक सूफीज़म के वो क्रिटिक हैं और हर पढ़े लिखे को होना चाहिए। ट्रू मिस्टिसिज्म के वो एम्बेसडर हैं और एज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टिसिज्म हमें भी होना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा मैम, सोशल मीडिया की बात करें तो इकबाल, मुझे लगता है सोशल मीडिया ने भी कुछ नहीं बख्शा उन्हें भी। कोई शेर उनका है या नहीं स्प्रेड हो रहा है उनकी तस्वीर के साथ, कोई बात उन्होंने कही या नहीं कही स्प्रेड हो रही है उनकी, मंसूब हो जाती है और बहुत ज़्यादा हो रही है। सो एक ये भी आपको लगता है सोशल मीडिया का अजाब है जो हम झेल रहे हैं फेक? मैं बल्कि मुझे अफसोस आता है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े अच्छे शायर हैं और बहुत से ये जो अशार मंसूब किए जाते हैं ना अल्लामा इकबाल से, और लोग यकीन भी कर लेते हैं इस वास्ते कि वो अच्छे नहीं अच्छे खासे अशार होते हैं। तो जो जिसने वो शेर लिखा है उसको चाहिए कि वो अपने आप उसको अपनाएगा तो उसकी शायरी आगे तरक्की करेगी। देखें ना, किसी से इस्लाह लेनी एक बात है, लेकिन ये कह देना कि ये शेर मेरा नहीं है, ये उसका, इससे फ़ायदा नहीं है। और ये हमारे सोशल मीडिया पे बहुत आम हुआ है। और ये जो बच्चे हैं मुनीब, वलीद, यूसुफ सलाहुद्दीन, ये हर वक्त इस पर तनकीद करते हैं कि ये लोग क्यों अपने अशार हमारे नाना या दादा से मंसूब कर देते हैं। तो करने से किसी को फ़ायदा नहीं, नुकसान ही उठाते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैम, आप क्या चाहती हैं, कभी सोचा है कि ये जो पैगाम है या जिस तरह आपके जावेद साहब ने किताबों की आम फहम में लोगों तक पहुंचाए, मैसेज उन्हें लोगों तक पहुंचा दिया, होना क्या चाहिए, नेशनल सतह पर क्या होना चाहिए? देखिए, जो हमारे इस तरह के हैं मशाहिर, उनके बारे में ज़िक्र तो ज़रूर होना चाहिए और हमारी जो तारीख़ है उस पर हमें एक फ़ख्र होना चाहिए। और फ़ख्र होने का तरीका यही है कि जो लोग आपके हैं मशहूर, उनके बारे में आप बताएं भी। और सिर्फ ये नहीं, देखें ना, मुझे याद है कि जिस वक्त पाकिस्तान बन गया और
होने लगा निसाब जो था इसकी तश्कील, तो उन्होंने हर क्लास में एक अल्लामा इकबाल पे रख दिया जो था आर्टिकल। और उसमें क्या है, अल्लामा इकबाल पहले बैठे होते थे वहाँ मदरसे में, फिर वहाँ से वो ले गए उनको सैयद मीर हसन स्कॉच मिशन हाई स्कूल, फिर वो मरे कॉलेज गए, फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आए, फिर वो हाइडलबर्ग गए, फिर वो कैम्ब्रिज गए। ये बातें सबको पता है। अब उनके अफकार के बारे में जो उन्होंने सोचा नौजवानों के लिए, और इतना कुछ उन्होंने नौजवानों के लिए तहरीर किया, बल्कि उनका सारा कलाम जो है ना, वो कहते हैं ये है ही नौजवानों को मुखातिब। और उसमें ख़ास तौर पे ये कहते हैं, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर। अब हमारे जो समझते हैं ना कि जी हमने सारा कुछ सीख लिया और समझ लिया, वो नौजवानों को आगे आने ही नहीं देते। और हमारे आजकल के जो नौजवान हैं, मैं देखती हूँ, मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में आजकल कर रही हूँ PhD, तो जब मैं जाती हूँ वहाँ तो मैं देखती हूँ कितना शौक़ है उनको, इतना वो तजस्सुस है कि हम कुछ करें पाकिस्तान के लिए। मौका फराहम होना चाहिए। कहते हैं ना, फ्रीडम इज़ द प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी नॉट द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। इन बच्चों के लिए हमने क्या मौके रखे? कुछ भी नहीं। तो आप जब जाती हैं तो ये जारी बात है, ये बच्चे आपके सामने ही होते होंगे, यूथ होती है, इंटरेक्ट करती हैं इकबाल के ऊपर आपसे? बात ज़रूर करती हैं, सब बातें जैसे होती है क्लास में। ज़रा मेरी उम्र उनसे ज़्यादा है, लेकिन बाकी तो मैं उनकी बातों से बड़ी महजूज होती हूँ और बड़ी अच्छी सोच है नौजवानों की। लेकिन मौका फराहम करना जो है ना, ये हमारे बुज़ुर्गों का काम। जब तक उनको इस बात का एहसास नहीं होगा, ये कौम कैसे आगे बढ़ेगी? किसी ने कोई इजारादारी तो नहीं ली हुई, ना किसी ख़ानदान ने ली हुई है, ना किसी शख्स ने ली हुई है। अच्छा, हुकूमत ने एक छुट्टी ख़त्म कर दी, हुकूमती सतह पर एक म्यूज़ियम भी बन गया, हम उन्हें सेलिब्रेट भी ओकेजनली सिंबॉलिकली कर लेते हैं। हुकूमती सतह पर क्या होना चाहिए? बात ये, मैं जो छुट्टी ख़त्म करने का एक है ना पहलू, इससे मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं। स्कूल जाते हैं ना, 9 तारीख को इतने फंक्शंस हैं स्कूलों में, जब स्कूल खुला होगा तो बच्चों को मौका होगा। घर बैठेंगे क्या करेंगे? जाके कोई निहारी खाएंगे, कोई पाए खाएंगे, या सोए रहेंगे। और वाह भाई वाह, बहुत खूब, यही बातें। लेकिन वो किसी सोच या फ़िक्र की बात नहीं कर रहे होंगे। वो ये खाने पीने, और ये हम ख़ास तौर पे इस शहर के लोग, हमें तो शौक़ ही इन्हीं चीज़ों का। तो ये जो आपने रियासत की बात की, देखिए रियासत सब कुछ नहीं कर सकती। रियासत बड़ी महदूद हैं, उनके जो हैं अपने, उनके पास इतनी इख्तियारात ही नहीं है। तो लोग जो हैं, और हमारी सबसे बड़ी इस वक्त जो मसला है ना, वो है कसरत आबादी। जब तक हम अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम तरक्की कैसे करेंगे? हमारे जितने वो हैं वसाइल, वो उनको हम बढ़ाने की कोशिश भी करें तो उससे ज़्यादा तो हमारी आबादी बढ़ जाती है। तो ये बात हर एक के शऊर में आनी चाहिए, और ये तो बच्चों को स्कूल में सिखाना चाहिए। और अल्लामा इकबाल ने इसके बारे में कहीं ज़िक्र भी किया था कि अगर हमने आबादी के इस तरह बढ़ता हुआ जो है तरीक़ेकार इसको कम करना है, तो उम्र शादी की जो है इसको बढ़ा लेनी चाहिए। अब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पंजाब में तो ये है कि 15 साल की उम्र में शादी हो, और वहाँ आप सिंध में देखेंगे 18 साल है। उन्होंने कहा जी 25 साल भी रखी जा सकती है। अब तो 25 साल में भी लोग जो है बच्चे जन्ने से बाज थोड़ी आते हैं, लेकिन 30 साल में भी अगर रख लें लड़की की उम्र, तो फर्टिलिटी पीरियड कम होने की वजह से बच्चे फिर कम होंगे। और ये तो ये रियासत के इख्तियार में ये चीज़ें हैं। हिकमत अमली ऐसी अपनाएं जिससे कम से कम कौम जो है वो तरक्की के रास्ते पे गामज़न हो, और हर फ़र्द को मौका मिले कि उसके जो भी अपने हैं सलाहियतें उनको उजागर किया जाए। और हम लोगों का ये काम है। मैं तो अभी गई हुई थी जब उम्रा पे, तो मैं हर रोज़ सारा दिन, ना मैं बाज़ार गई हूँ, ना मैंने ज़ियारात देखी, क्योंकि मैं आगे भी जा चुकी हूँ 2 दफ़ा। तो मैं वहीं बैठी रहती। मैं कहती थी हमें अल्लाह तो तौफीक दे, हम कुछ करें। ये कह देना कि जी रियासत कुछ करे, या खुदा के ऊपर हम हर चीज़ डाल दें, अल्लाह मियाँ ये करना। सारी दुनिया का अल्लाह मियाँ ने ठेका लिया हुआ है। हम ही कोई ज़्यादा 22 करोड़ लोग जो है वो हम मखसूस हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा फ़ाद, अब चूँकि टाइम हमारे पास मैं चाहती हूँ कोई कलाम आप जो बहुत आपका फेवरेट हो और रेलेवेंट आपको लगे, वो हम ऐसा शेयर करें प्लीज़। ये अलामा के तो बहुत से अशार, अलामा के बहरहाल मेरा ख़्याल है अगर हम इस नोट पे इसको ख़त्म करें, जो अलामा की मशहूर नज़्म है ज़ौक़ व शौक़, ये फ़लस्तीन में वो गए और उन्होंने वहाँ पे कही,
और इस नज़्म के अंदर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने एक ताल्लुक़ का इजहार है, एक फ़िराक, सेपरेशन, दूरी, और उस दूरी में रहकर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार। तो उसके कुछ अशार हैं जो बड़े मशहूर हैं, ऑफ्ट कोटेड हैं, बट आई थिंक बड़े रेलेवेंट भी हैं। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब। शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गयाब जुस्तजू, इश्क हुजूर व इस्तराब। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हबाब। कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही सब कुछ हैं। लौ, कलम, किताब, ये तो सिंबल्स हैं, और ये पूरी कायनातें आपके वजूद मसूद के सामने हबाब हैं, ये तो बुलबुले की तरह है। That was his love for Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है, बहुत ही खूबसूरत। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन अख्तामिज़ गुफ्तगू का हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया फहद आपका, बहुत शुक्रिया मैम नाज शाह आपका, बिकॉज़ आपने शफ़क़त फरमाई और आप इधर आई इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद, बिकॉज़ हर कोई चाहता है कि 9 नवंबर पर मैम वहाँ पर मौजूद हों, और जितनी रियलिस्टिकली ये बातें करती हैं लोग सुन तो लेते हैं लेकिन इस पर कुछ अमल नहीं करते। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया मैम। और जनाब हम एक ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और आपसे हम मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपनी सेगमेंट इंस्पायरिंग वुमेन की जानिब। तो जनाब मेरे साथ आज मौजूद है आमना आफ्ताब साहिबा। ये चेयरपर्सन है हम मशले फाउंडेशन की, एडवाइजरी कमेटी ऑफ सोशल वेलफेयर की भी ये चेयरपर्सन है, फॉर्मर चेयरपर्सन है कम्युनिकेशंस बैतुल माल पंजाब की, वाइस प्रेसिडेंट हैं यूथ जनरल असम्बली की, और इसके अलावा फ़ख्र पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड शान पाकिस्तान और इन्हें मिल चुका है। डिसेबिलिटी डे के ऊपर हमारा मुस्तकबिल अवार्डेड बाय यूनिसेफ वो भी मिल चुका है, और इसके अलावा बहुत सारे सोशल कॉजेज़ से ये जुड़ी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सो मुझे ये बताइएगा, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड ऑल दीज सोशल वर्क? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मेरे जी अपने 2 बच्चे हैं स्पेशल नीड्स के साथ, बेटा और बेटी, तो वही मेरा इंस्पिरेशन थे, क्योंकि एज अ मदर मुझे इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ थी, जो स्टिग्मा था हमारे, जो माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का, उसके साथ फिर हमारी जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है, तो बस ये सारी जो नेगेटिव चीज़ें थी वो सारी मेरी एक इंस्पिरेशन बनी कि मैं इनके लिए कुछ करूँ और अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूँ आगे। सो टाइम मिल जाता था उन्हें टेक केयर करने के बाद, बिकॉज ऑब्वियसली आपका रोल डबल हो गया बिकॉज बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ थे। हाँ, टाइम बस थोड़ा थोड़ा बरकत भी डाल देता है कुछ टाइम में, और बच्चे साथ साथ ही होते थे यूजुअली, लेकिन जो कोई मीटिंग्स पे जाना होता था तो ऑफ कोर्स वो मैं साथ हेल्पर वगैरह होती थी बच्चों के। तो बच्चे मेरे पहले एक इंस्टीट्यूट मैंने शुरू किया चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में, बच्चे फिर वहाँ जाते थे, मैं अपना उतनी देर में टाइम मैनेज करती थी चीज़ों के साथ, दोपहर को फिर बच्चों को लेके घर आ जाती थी, तो यूजुअली मैं अपना मैनेज कर लेती थी बच्चों के साथ। कितनी उम्र है आपके बच्चों की? बेटी मेरी 16 साल की है, शी इज़ ऑन व्हील चेयर, और बेटा मेरा 18 ईयर्स का है, तो वो कॉट के इनके साथ वॉक करता है। थोड़ा सा उनका मेंटली भी डिले है, थोड़ा सा फिज़िकली भी डिलेड है। अच्छा, सो हाउ मच दे आर वेरी नॉर्मल टू लाइफ, एज इन चले चल फिर नहीं सकते, लेकिन इसके अलावा कितना आप चीज़ों को अप्रीहेंड करते हैं, या आपके कॉज के साथ कितना जुड़े हुए हैं? ऐसे है कि स्पेशल नीड्स का मतलब ये है कि वो बहुत सारी चीज़ों में ऐसे लोग पीछे होते हैं। अब ये कि ये 2 बच्चों से तो एक कहानी मेरी ज़िंदगी की शुरू हुई थी, अब तो मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, और मैं हमेशा मेंशन करती होती हूँ कि 2 बच्चों से कहानी शुरू हुई, अब 200 बच्चे मेरे पास हैं। इस वक्त जो मैं काम कर रही हूँ सारी डिसेबिलिटीज़ के साथ काम कर रही हूँ। मेरे पास ब्लाइंड बच्चे हैं,
डेफ एंड म्यूट बच्चे हैं, व्हीलचेयर यूज़र्स हैं, स्लो लर्नर्स हैं, डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे हैं। और हम लोग पाकिस्तान की पहली एनजीओ अब हम लोगों ने काम शुरू किया है, जो हम 2 सेगमेंट्स पे काम कर रहे हैं। 4 से 14 इयर्स के छोटे बच्चों का सेगमेंट, और उसके बाद 18 इयर्स प्लस में, जिसमें हम वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं। तो काफ़ी मुश्किल आपकी जर्नी है, बट वेरी इंस्पायरिंग। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी होती है इन बच्चों के लिए। सो आप तो साइड बाय साइड ख़ुद तो सीखती रहीं, बट यू डिडंट स्टॉप, और आपने सोचा कि माशरे को भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अब ये जो सेगमेंट्स आप बच्चों के बता रही हैं, ये छोटे बच्चे होते हैं, फिर यही बच्चे ऑब्वियसली ये भी बलूगत की उस टाइम पे जाते हैं, उसके लिए पेरेंट्स को एक अलग अवेयरनेस होनी चाहिए। इन सारे पहलुओं पर भी काम करती हैं? बिल्कुल, मैं इस सवाल का जवाब यहाँ से शुरू करूँगी कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी जो सोसाइटी का माइंडसेट है ना, वो ऐसा है कि जिसके घर में स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे ये कहा जाता है कि ओहो, पता नहीं कौन से गुनाह की सज़ा मिली, पता नहीं इसने ऐसा क्या किया कि अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पे दी। हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमारा अल्लाह गलती नहीं करता, बिल्कुल है, तो ये किसी गलती की सज़ा नहीं होते हैं। सबसे पहले हमें ये चेंज करना होता है। जब मैंने काम शुरू किया, ऑफ कोर्स शादी ब्याह पे, आई बिलोंग टू वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली। लोग थोड़ा सा घबराते थे कि मैं सालगिरहों पे जाऊंगी या शादी ब्याह पे जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, और विद माय स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। तो मैं ये काम जब शुरू किया तो मैंने इसी उस पे किया कि मैं अवेयरनेस शुरू करूँगी। जब मैंने अवेयरनेस की बात शुरू की लोगों से कि ये बच्चे बोझ नहीं है और आप इनको एक्सेप्ट करें, तो मुझे एहसास हुआ कि ये बच्चे कैसे बोझ नहीं है, क्योंकि हमारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे लोगों ने इनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई ही नहीं है। तो एक्चुअली पेरेंट्स जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, ये जो एवरेज घरों के, उनका यही होता है ना कि जब बच्चा 20-25 साल तक पहुंचेगा तो वो उनको कमा के देगा, और वही बच्चा जब स्पेशल नीड्स का होता है तो उनके लिए एक्चुअली में वो बोझ बन जाता है। फिर मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं, उस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं कि मैं ये वाकई जब ये कहूँ कि ये बच्चे बोझ नहीं हैं तो उनको ये महसूस हो कि वाकई ये बच्चे बोझ नहीं हैं। तो फिर हमने इंस्टीट्यूट तैयार किया, जहाँ पे पाकिस्तान में पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम स्पेशल नीड्स बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, यूईटी, बीकन हाउस, किप्स, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज, लाहौर कॉलेज, जगह जगह में जाके हमारे लेक्चर्स होते हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं हमारे, जो अब्रॉड में जो लोग बाहर पाकिस्तानी जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ हम लोग अपने टीचर्स को ट्रेन करते हैं। तो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जो हम सारे जो गैप्स हैं उनको हम फिल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये आपने एक बात कही अपॉर्चुनिटीज़ की। अपॉर्चुनिटीज़ तो दूर, हम तो बेसिक राइट्स का भी ख्याल नहीं रखते। हम रेस्टोरेंट्स बना लेते हैं, हम कोई जगह स्पेसिफिक उनके चलने के लिए नहीं रखते। अब चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी के साथ हो, कोई जगह उनके बैठने के लिए नहीं रखते। कॉलेजेस के अंदर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पाते बिकॉज हर कोई हर रोज़ किसी को कंपनी नहीं कर सकता, रिसोर्सेज नहीं होते, कोई नर्स नहीं हो सकती कि जो फुल टाइम रहे ना। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है, मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसे पाथवे स्पेशली बने हो, शायद इक्का दुक्का यूनिवर्सिटी में मौजूद हो, ना स्कूल्स में है या यूनिवर्सिटीज़ में है। इसके ऊपर आप समझती हैं कि कोई लॉ, एटलीस्ट लॉ शायद हो भी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता? आप बिल्कुल सही आपने पॉइंट उठाया। मैं आपको अपनी पर्सनल बताती हूँ कि हम लोगों ने वीकेंड्स पे कहीं बाहर जाना होता है तो आई कैन नॉट गो आउट, क्योंकि मुझे ये देखना होता है कि मेरे बच्चों के लिए एक्सेसिबल है वो जगह या नहीं है। तो हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि कौन सी जगह पे मैंने बच्चों को लेके जाना है जहाँ हम एंटरटेनमेंट कर सकें। और मैं ये भी अपने यानी कि अच्छे घरों की बात कर रही हूँ, आप अभी अंडर प्रिविलेज और वो तो रहने ही दें। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्सेसिबिलिटी का है। हमारे एक्चुअली लोग डिसेबल नहीं है, हमारी पूरी सोसाइटी डिसेबल है। और आपके बैंक्स देख लें, एटीएम मशीन्स देख लें, कैफ़ेज़ देख लें, पार्क्स देख लें, रेलवे स्टेशंस, मेट्रोज़, ये वो जगह हैं जो आम पब्लिक के लिए, सबके लिए ओपन है। अच्छा, और बात डिसेबिलिटी की नहीं है, अगर कोई टेम्प्रेरी डिसेबल भी है, फ़र्ज़ करें कोई वॉकर पे आ गया, किसी की टांग पे चोट है, किसी कमर में दर्द है, कोई व्हील चेयर पे है, तो इवन आप और मैं भी कल को हम एटीएम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ भी रैंप नहीं है। हमारे जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए ब्रेल में एटीएम मशीन्स नहीं है। तो एक्सेसिबिलिटी हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और डेफिनेटली पाकिस्तान में लॉ है, और लेकिन हम तो पैसे खिला के सब खत्म कर देते हैं। हमें तो बाहर के मुल्क बिल्डिंग की खूबसूरती खराब हो डिसेबल जाती है। अफराद के लिए एक पार्किंग अलग होती है, आप गाड़ी खड़ी करके वहाँ दिखा दें, आपको चालान ऐसे भरना पड़ जाएगा। बट यहाँ पे तो जगह होती नहीं है, होती भी है तो हम खुद डिसेबल बन के खड़े हो जाते हैं। वेरी बैड एटीट्यूड। सो ये आप यूनिसेफ के साथ भी कर रही हैं, उसके बाद यूथ के साथ भी इंटरैक्ट कर रही हैं। पब्लिक का रवैया आपके साथ, वॉलंटियर्स कितना काम करते हैं?
बहुत अच्छा हमें फीडबैक आता है और बहुत सारे वॉलंटियर्स, इवन वो जो ए लेवल्स के बाद ख़ास तौर पे बच्चे जो अपना गैप ईयर लेते हैं या यूनिवर्सिटीज़, वो हमारे पास आते हैं इंटर्नशिप करने, हमारे पास काम सीखने आते हैं। ये भी एक बहुत हमारा अच्छा सेगमेंट है कि बच्चों को अवेयरनेस होती है। और जिस माइंडसेट की मैं बात कर रही थी कि एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे यहाँ स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए और ना उनके वालिदैन की, अब ये कि जब हमारे पास जैसे बीकन हाउस के बच्चे आते हैं, स्कूल्स आते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से आते हैं बच्चे इंटर्नशिप करने, तो वो जो सीख के जाते हैं, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वी आर प्लेइंग आवर पार्ट के माइंडसेट जो है पाकिस्तान में वो चेंज होना शुरू हो आगे हमारे आने वाली सोसाइटी में, क्योंकि डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, ये तो किसी घर में किसी वक्त भी आ सकती है। तो एज बीइंग अ नेशन हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि अच्छा। मतलब ये जितने भी हर एक डिग्री के बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट के ज़रिए सुनना शुरू हो जाते हैं बच्चे, बहुत सारी वेज आउट होती हैं। सो इनकी तालीम व तरबियत एटलीस्ट उस लेवल तक कि चले बहुत अपना कुछ ना कर सके लेकिन किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, इस पे भी काम करती हैं आप? आपके अपने बच्चे फुली डिपेंडेंट हैं मतलब या पार्शली डिपेंडेंट हैं, उसका क्या है, किस तरह आपने ट्रेन किया? मेरे बच्चे पार्शली डिपेंडेंट है क्योंकि मेरी बेटी व्हीलचेयर यूज़र है और थोड़े ज़्यादा स्लो लर्नर की तरफ है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे तोहफे में वो बच्चे इसलिए दिए कि मेरी ज़िंदगी वैसे डिज़ाइन हो सके, क्योंकि मैंने ये काम करना था। जहाँ तक आपने ये वाली बात की, इनकी ट्रेनिंग की, पाकिस्तान का पहला इंस्टीट्यूट हमने तैयार किया है पूरे एशिया में। एक्चुअली ये पहला इंस्टीट्यूट है जिसमें सारी डिसेबिलिटीज़ अंडर वन रूफ केटर होती हैं। हम लोग 12 कोर्सेज करा रहे हैं मार्केट जॉब के डिमांड के मुताबिक। फ्री ऑफ कॉस्ट? यस, टोटली फ्री, वी डोंट चार्ज इवन अ सिंगल पेनी। और हम ये करते हैं कि हम डिफरेंट कंपनीज़ के पास जाते हैं, जैसे लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास गए, गुजरावाला चेंबर के पास, फैसलाबाद चेंबर के पास, सियालकोट के पास, हम लोग जाते हैं और उनसे हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं। मेरे पास इस वक्त हॉस्टल फैसिलिटी भी है और पूरे पंजाब से बच्चे आते हैं, तो हम ये करते हैं कि हम उनके पास जाते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर कोई कहता है कि जी हमें इस तरह के लिए, इस जॉब के लिए हम व्हीलचेयर यूज़र रख सकते हैं, आप हमें बच्चा ट्रेन कर दें। हम यहाँ से अपना स्टूडेंट ट्रेन करके हम वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट भी करा के देते हैं। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी पैदा हो रहा है। ये कहाँ है आपका सेंटर? ये जी टाउनशिप में है। अच्छा। हमारी कोलैबोरेशन में है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ। उनकी जो अबेंडेंट बिल्डिंग थी हमने वो ली। मैंने कहा जी मैं क्योंकि इतने पैसे नहीं लगा सकती, ना मेरे पास कोई पैसे हैं, तो आप मुझे दें ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। फिर ये कि बहुत अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े और खड़े हुए। एक बड़ी खूबसूरत बात है हमारे पाकिस्तानियों की कि जहाँ पे उनको पता होता है ना कि यहाँ पे वाकई काम हो रहा है, वो लोग सब साथ खड़े होते हैं। और मुझे ये था कि मैं कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अलग से मैंने लेके नहीं चलना था, क्योंकि मुझे ये था कि हम रहें ना रहें, काम चलता रहना चाहिए, सिस्टम एक डेवलप होना चाहिए। इसलिए हम पाकिस्तान की इदारों को ही ठीक करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, उनके सिस्टम्स डेवलप करते हैं ताकि वहाँ पे काम आगे हो सके। तो कितने बच्चे या नौजवान आपके पास इस वक्त एनरोल्ड हैं? हमारे हर 6 महीने का बैच होता है। 100 बच्चों की कैपेसिटी है। इस वक्त 82 के करीब हमारे पास बच्चे हैं, लड़के और लड़कियाँ। पहली दफ़ा लड़कियों ने भी आना शुरू किया जब से हमने टेक ओवर किया सोशल वेलफेयर का कॉम्प्लेक्स। और छोटे बच्चों का जो है हमारे पास 110 के करीब बच्चे हैं। हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं उनकी भी, उनको हम मेन स्ट्रीम के लिए तैयार करते हैं स्कूल्स के लिए। सही। सो और आपके विजन में क्या क्या शामिल है, किन प्रोजेक्ट्स में मज़ीद आप काम कर रही हैं, करना चाहेंगी? इस वक्त जी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में जॉब प्लेसमेंट सेल तैयार कर रहे हैं इन बच्चों के लिए। जो 3% कोटा गवर्नमेंट ने दिया हम उस पर काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया ग्रूमिंग पे कर रहे हैं, लाइफ स्किल डेवलपमेंट पे कर रहे हैं। आगे हमारा प्लान ये कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हम इंशाल्लाह पूरे पंजाब में डिफरेंट सिटीज़ में निकलेंगे और इसी प्रोजेक्ट को हम आगे रेप्लिकेट करेंगे। हम पाकिस्तान के ही नाम पे जो सोशल वेलफेयर की ज़मीन है, हम उसी पे हम अपना इदारा तैयार करते हैं और टीचर सारे हम ट्रेन करते हैं बाहर से, और फिर हम उन बच्चों को उनके शहरों में जाके ग्रूम करते हैं। बड़ा अच्छा है। अच्छा, सो ये सारा कुछ आप करिए, ये स्किल्स कौन से सिखाती हैं डिसेबल बच्चों को? हमारे पास आर्ट एंड क्राफ्ट है जिसमें ज्वेलरी मेकिंग है, ऐसी चीज़ें जो बच्चे घर बैठ के भी खुद से बना सकें, कर सकें काम। मोबाइल रिपेयरिंग की क्लास है। हमने पहली दफ़ा ब्लाइंड बच्चों के लिए क्लास शुरू की है, कॉल सेंटर की और टेलीफोन एक्सचेंज की। इन बच्चों को बहुत इजीली वहाँ पे जॉब मिलना शुरू होगी। PTCL और यूफोन का एक प्रोग्राम है जस्तजू, उसमें काम कर रहे हैं। फिर हमारा इलेक्ट्रिशियन जनरल इलेक्ट्रिशियन की क्लास है जहाँ पे हमारे AC, पंखे, कूलर वगैरह ठीक होते हैं। बच्चों ने हमारे बल्ब बनाए हैं। हमारे मोबाइल रिपेयरिंग की क्लास है।
जिम हम लोग कराते हैं बच्चों को। पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स में हमारे बच्चे जाते हैं डॉक्टर्स और participate करने के लिए। साइकोलॉजिस्ट भी अटैच्ड हैं आपके जी सेंटर बिल्कुल के साथ? बिल्कुल, पूरी टीम है। जब एक बच्चा आता है उसकी असेसमेंट होती है, फिर हम उसके मुताबिक उसको करते हैं। किसी को मेडिकेशन की ज़रूरत है, किसी को किसी चीज़ की है। हमने कुकिंग बेकिंग की क्लास शुरू की है यहाँ पे पहली दफ़ा। बच्चों की कुकीज़ और चीज़ें हम आइटम्स बना के हम वो भी सेल करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है और एक अवेयरनेस हो रही है कि ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। सही, कोई मैसेज देना चाहेंगी उन ख़वातीन को जिनके घर ऐसे बच्चे हैं बट समहाउ अपना दिल छोटा कर लेती हैं और हिम्मत नहीं कर पाती? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा अल्लाह गलती नहीं करता। ये बच्चे किसी गलती की सज़ा नहीं है। अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी ऐसे डिज़ाइन की है, आपको शायद लोगों के लिए मिसाल बनाना है और ये तो सीधा जन्नत में लेके जाने वाला टिकट है ये वाले बच्चे। तो आप बिल्कुल हौसला रखें, अपना अल्लाह पे ईमान रखें, अच्छे तरीके से बच्चों को डील करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा। बहुत शुक्रिया आपका आमना, इंडीड यू आर इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी वुमेन। और हमें भी चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसी जो हमारे साथ हमारे बच्चे हैं या यूथ के कोई ऐसे नौजवान हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। चाहे वो आप कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, अपने रवैयों की वजह से आप किसी को कंफर्ट जोन दें, ना कि अपना रवैया ऐसा करें कि कोई दिल बर्दाश्त हो जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, हम एक यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलेंगे। This segment is brought to you by Body Luxuries. वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपनी सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस की जानिब। तो जनाब, जान है तो जहान है और अच्छी सेहत के लिए मुख्तलिफ सेहत के पहलुओं पर गौर करना ज़रूरी है। हमारा ये सेगमेंट बॉडी लग्जरीज़ की जान से स्पॉन्सर्ड है और हम कोशिश यही करते हैं कि कोई ना कोई ऐसी टिप्स और अवेयरनेस आप तक शेयर करें जो कि बड़ी ज़रूरी हो जाती है एक्सपर्ट एडवाइस की सूरत में। सो मेरे साथ आज मौजूद है हुमा सलीम साहिबा, शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट और आज हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो हुमा। थैंक यू सो मच। अच्छा, कई लोग लेज़र की तरफ बहुत जाते हैं बट कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता विच इज़ द करेक्ट मशीन टू हैव अ लेज़र हेयर रिमूवल। सो उसके लिए फिर आप क्या गाइड करती हैं? अच्छा, लेज़र की बहुत सारी इंडिकेशंस हैं। हम हेयर रिमूवल के लिए भी लेज़र यूज़ करते हैं। हम जो हमारी प्रोमिनेंट रगें होती हैं चेहरे के ऊपर, उसके लिए भी लेज़र यूज़ किया जाता है। एक्ने स्कारिंग के लिए भी लेज़र यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि किस इंडिकेशन के लिए लेज़र चाहिए। उसके बाद अगर हम मोस्ट कॉमनली जैसे कि हेयर रिमूवल लेज़र इस्तेमाल हो रहा है तो उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और डिफरेंट वेराइटीज़ के लेज़र्स मौजूद हैं और सारे ही इफ़ेक्टिव हैं। हर एक की वेवलेंथ डिफरेंट है तो इस हिसाब से उसकी एफिकेसी डिफरेंट है, लेकिन वो सभी इक्वली हेयर रिमूवल का ही काम देते हैं। सो अगर कोई ले मैन जिसको नहीं पता मशीन कौन सी बेहतर है, वो कैसे पता कर सकते हैं? वो सबसे पहले कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से किसी से हेल्प लेंगे और वो आइडेंटिफाई करवाएंगे कि उनका प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। क्योंकि जैसे कि डायोड लेज़र है वो जो वाइट पिगमेंट है या जो वाइट हेयर है उसके ऊपर इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि वो ब्लैक पिगमेंट को टारगेट करती है। तो सबसे पहले आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे आपके डॉक्टर, वो खुद ही रेकमेंड करेंगे आपको कि आपके लिए कौन सा लेज़र और कितने सेशंस इफेक्टिव होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो और ट्रीटमेंट्स हैं लेज़र के थ्रू, उनमें से अच्छी जिल्द को रखने के लिए और निशान ना हो चेहरे के ऊपर, वो कौन सा आप समझती हैं ट्रीटमेंट बेहतर है? मेरा तो ये ख्याल है कि उसमें सबसे पहले आपका घर से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, स्किन की हेल्दी रूटीन को फॉलो करें, अपनी डाइट को भी अच्छा रखें और कोई अच्छी नाइट की रूटीन ज़रूर हो। अगर आप कुछ भी नहीं रात में अप्लाई कर सकते, आप लेज़ी हैं इस चीज़ के लिए, तो एटलीस्ट फेस को अच्छे तरीके से नीट और क्लीन करके मेकअप को साफ़ करके सोएं और सुबह सनब्लॉक वेयर करें। ये मिनिमल केयर है जो हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर इससे एक स्टेप और ऊपर जाएँ तो आप कोई अच्छा नाइट सीरम, नाइट क्रीम और कोई डे क्रीम अपने रिकमेंडेशन से अपने डॉक्टर से आप पता करके अपने स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। कोई एक अच्छा सप्लीमेंट अपनी डेफिशिएंसीज़ को देखते हुए, अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं, विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, वो यूज़ करें। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप चाहते हैं कि आप स्किन को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो फिर आप रेगुलरली वंस इन अ मंथ आप हाइड्रा फेशियल्स ले सकते हैं ताकि आपकी प्रॉपर एक्सफोलिएशन हो जाए जो हम घर में नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट वंस मंथली डेड स्किन लेयर रिमूव होती जाए और स्मूथनेस अचीव होती जाए। अब ये हाइड्रा फेशियल भी हर स्किन टाइप के लिए मौजूद है?
हाइड्रा फेशियल भी हर स्किन टाइप के लिए मौजूद है, उसको कस्टमाइज़ कर दिया जाता है। ऑयली स्किन के लिए डिफरेंट सीरम्स यूज़ किए जाएंगे और अगर ड्राई स्किन होगी तो उसके लिए डिफरेंट सीरम्स इस्तेमाल होंगे। स्टेप्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है, जैसे कि एक्टिव इरप्शन हो या एक्टिव एक्नी हो, उसके ऊपर तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि यू शुड गो फॉर एनी एक्सफोलिएटिंग ट्रीटमेंट। उसके लिए तो आप पहले अपनी एक्नी को रिजॉल्व करें, अपनी स्किन को बेहतर करें, उसके बाद आप किसी ट्रीटमेंट ऐसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। ज़्यादातर क्या इश्यूज़ ख़वातीन स्किन के लेकर आती हैं जो बहुत कॉमनली इस आबो हवा में आपको लगते हैं मौजूद हैं? आजकल तो माशाल्लाह जी लड़कियों के साथ साथ लड़के भी बड़ी इक्वली कॉन्शियस हैं अपनी स्किन के मसाइल को लेके। वो अपनी स्किन की अच्छी हेल्थ चाहते हैं। पीपल आर मोर एजुकेटेड नाउ, वो बहुत ज़्यादा देख के पढ़ के आते हैं। डार्क सर्कल्स के लिए बड़े कंसर्न होते हैं और हेयर रिमूवल के जो प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत फ्रिक्वेंटली पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। सो इनमें इश्यूज़ क्या होते हैं ड्राई स्किन के? बिकॉज अब मौसम भी कुछ अब्रप्ट सा है, क्या इश्यूज़ होते हैं उनके? कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि एक्जिमा है, एटॉपिक एक्जिमा, और भी कुछ स्किन कंडीशंस ऐसी होती हैं जो वेदर के चेंज के साथ, ड्राइनेस के साथ एग्रेवेट कर जाती हैं। तो उसमें ज़रूरी ये होता है कि आप अपनी स्किन को अच्छा लुब्रिकेट करके रखें, मॉइस्चराइज करके रखें, क्योंकि अगर आपकी स्किन ड्राई रहेगी तो वो इरिटेट होगी, इचीनेस डेवलप होगी, आप स्क्रैच करेंगे तो बहुत हद तक एहतमाल है कि आप इन्फेक्शन इंड्यूस कर लें। तो उसमें फ़र्स्ट स्टेप पे ये है कि विंटर के सारे जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको उनके साथ डील करने के लिए आप सन एक्सपोजर को बड़ा मिनिमल रखें। जाएँ तो सन ब्लॉक यूज़ करके जाएँ, ख़ुद को अच्छा हाइड्रेटेड रखें और विटामिन सी के रिच सोर्सेज का घर में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मौजूद है उसको इस्तेमाल करें। और रात में एटलीस्ट एक दफ़ा ना चेहरे पे अच्छा सा मॉइस्चराइज़ करके अपने आइज़ के अराउंड और पूरे फेस को लुब्रिकेट करके सोएं। अच्छा, कई लोग विटामिन सीज के सीरम्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, वो करने चाहिए? हर स्किन टाइप के लिए बेहतर है? विटामिन सी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है। बेसिकली वो एंटीऑक्सीडेंट का काम ये होता है कि हमारा जो सन डैमेज होता है या जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, हमारी स्किन को प्रीमेच्योर एजिंग की तरफ लेके जाते हैं। विटामिन सी उसके इफेक्ट को ख़त्म करता है और हमारी स्किन को एक अच्छी हेल्थ देता है, कोलाजन की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, तो आपकी फाइन लाइंस इंप्रूव होंगी। लेकिन विटामिन सी को इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें हम थोड़ा सा कोताही कर जाते हैं। विटामिन सी को ना हमने सन एक्सपोजर के साथ नहीं यूज़ करना, क्योंकि जब वो सनलाइट के साथ मिलता है तो वो स्टेबल नहीं रहता। तो आपने उसको असर के बाद या रात में विटामिन सी को इस्तेमाल करें। और कोई भी नई प्रोडक्ट जब आप अपने फेस पे लगाएं तो आप कोशिश करें कि 1 to 2 वीकली तक बस उसको यूज़ करें। जब आपकी स्किन को लगे कि वो आपको सूट कर गया तो आप उसका टेन्योर बढ़ा सकते हैं और डेली पर जा सकते हैं। अच्छा, कुछ ओवर द काउंटर एक्सपेंसिव नाइट क्रीम्स मौजूद होती हैं, वो ठीक रहती हैं स्किन के लिए, या उसके लिए क्या देख के आपको लेनी चाहिए? बस अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ग्लैमर का आपको पता है दौर है, तो इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा पैसे भी पेशेंट्स के वेस्ट हो जाते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे देख के चीज़ें ऑर्डर कर देते हैं या किसी ने रेकमेंड किया। डेफिनेटली हर इंसान की स्किन दूसरे से डिफरेंट है, आपकी डाइट डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है, आपकी स्किन टाइप डिफरेंट है। तो आप इस तरह की एक्सपेंसिव चीज़ों को विदाउट रिकमेंडेशन और प्रॉपर एडवाइस यूज़ ना करें, आई वुड से। अच्छा, ये जो एंटी एजिंग क्रीम्स होती हैं ये भी अवेलेबल होती हैं, ये लगा लेनी चाहिए मुंह पे, या फिर आपको लगता है कि नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए? एंटी एजिंग एजेंट्स में जो मोस्ट इफेक्टिव एजेंट्स हैं ना, वो हैं रेटिनॉल्स एंड पेप्टाइड्स। अगर हम बिल्कुल बेस लाइन से स्टार्ट करें तो रेटिनॉल्स और पेप्टाइड 30 के प्लस आप एज में जाएं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली एट नाइट। दिन में सनब्लॉक यूज़ करें, रात में रेटिनॉल्स यूज़ करें। रेटिनॉल्स बहुत अच्छा एंटी एजिंग इफेक्ट देते हैं, लेकिन अगेन उसके साथ अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और आपकी डाइट बहुत ज़्यादा जंक पे मुश्तमिल है तो हमें वैसा फ़ायदा नहीं मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। जिन बच्चियों को पिंपल्स का इशू होता है, हार्मोन्स का इशू होता है, उनके लिए ट्रीटमेंट आप बेसिक कहाँ से स्टार्ट करती हैं? बेसिक ट्रीटमेंट देखिए, हम सबसे पहले कैटेगराइज करते हैं कि उनकी एक्नी किस टाइप की है। 3 किस्म की एक्नीज होती है, माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर। तो ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि माइल्ड एक्नी अगर है जिसमें सिर्फ कोमिडोन्स होते हैं, वाइट और ब्लैक कोमिडोन्स होते हैं, और उसके अंदर हम सिर्फ टॉपिकल लगाने की एंटीबायोटिक्स देते हैं, उससे काफ़ी हद तक हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। और बच्चों को डाइट के लिए एजुकेट करते हैं कि ऑयली स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करें और ये है कि हाइड्रेशन अच्छी करें। अगर मॉडरेट एक्नी हो जिसमें पस वाले दाने, पस्ट्यूल्स होते हैं, तो उसमें हमें एक शॉर्ट कोर्स ओरल एंटीबायोटिक्स का भी देना पड़ता है। फिर आती है स्वेयर कैटेगरी जिसमें नोड्यूल्स और बड़े बड़े दाने एक्नी के जो स्कारिंग की तरफ, पिगमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं। उस केस में हमें पेशेंट्स की हिस्ट्री को देखते हुए कि अगर वो एक कैंडिडेट है तो हम ओरल रेटिनॉइड का कोर्स करवाते हैं 3 से 6 मंथ्स का, और वो काफ़ी हद तक ऑयल को भी कंट्रोल करता है, एक्नी के ब्रेकआउट्स को भी कंट्रोल करता है, स्कारिंग के प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करता है। लेकिन अब आप ऑलरेडी अगर आपको अर्ली
मेरा ये हमेशा कहना होता है कि आप अर्ली ही स्टेज पे ट्रीटमेंट ले लें, क्योंकि अगर बहुत आगे हम चले जाते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स देने पड़ेंगे। स्कारिंग अगर सेट इन हो गई है तो फिर आपको रिपीटेडली माइक्रो नीडलिंग, PRP और CO2 लेज़र्स, ये सेशंस लेने पड़ेंगे। सही। और ये जो सेशंस आप बता रही हैं, इनसे किस हद तक फ़र्क पड़ता है? इनसे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। आप अगर माइक्रो नीडलिंग विद PRP की बात करें तो 3 से 4 सेशंस में काफ़ी हद तक हमारे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम और स्कारिंग का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। और फ्रैक्शनल CO2 लेज़र का भी ऐसे ही है कि 2 से 3 सेशंस में ही काफ़ी हद तक स्कारिंग इंप्रूव हो जाती है। अच्छा, डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, सो उसके लिए क्या सजेस्ट करती हैं आप? डार्क सर्कल्स के लिए मैं हमेशा सबसे पहले कहती हूँ कि जी अंधेरे में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का इस्तेमाल सबसे पहले बहुत कम करें। आपकी सराउंडिंग एरिया की लाइट आपकी स्क्रीन लाइट से ज़्यादा होनी चाहिए, सो दैट स्ट्रेन ना करें आपकी आइज़। बाकी ये कि अपनी डाइट में आयरन को, विटामिन D को, जिंक को, बायोटिन को बढ़ाएं। और सबसे पहले, और दूसरा किन किन सोर्सेज से आप ले सकते हैं? आयरन आप ले सकते हैं वेजिटेबल्स से, आप मीट से ले सकते हैं, विटामिन C ग्रेप फ्रूट में है, ऑरेंजेस में है, जिंक और बायोटिन भी हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मौजूद है, ये हम ले सकते हैं। इसके अलावा चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, फुल ऑफ फाइबर है, और ये आप इस्तेमाल करें। और रात में कोई अच्छा सा आई सीरम 3 to 5 मिनट्स के लिए सर्कुलेशन में ना, सर्कुलेटरी मूवमेंट में अपनी आंखों के गिर्द उसका मसाज करें। उससे आपकी आइज़ रिलैक्स भी करेंगी, सर्कुलेशन भी बेहतर होगी, फाइन लाइंस भी इंप्रूव होंगी। उसके लिए अगर हम बहुत हाई एंड प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाना चाहते तो हम सिंपल कोकोनट ऑयल लेके उसको हल्का सा गर्म करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही। कोई आखिर में टिप देना चाहेंगी फॉर अ हेल्दी एंड मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि विंटर का मौसम सेट इन हो चुका है। डेफिनेटली बड़ा अच्छा मौसम होता है, हर मौसम के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं। अपनी स्किन का बड़ा ख्याल रखें, ओवर द काउंटर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें। दूसरा ये कि मेकअप वेयर करना पड़ता है अगर आपको डेली बेसिस पे, स्कूल, ऑफिस पे, तो आप कोशिश करें कि रात को एटलीस्ट कुछ नहीं लगा रहे तो उस मेकअप को ज़रूर उतार कर सोएं। बिल्कुल जनाब। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आपको प्रॉपर पता हो कि आप क्या आपकी स्किन पे लगाने जा रहे हैं, बिकॉज इट ऑलवेज गेट रिस्की जब आपको नहीं पता होता कि उसके अंदर क्या मौजूद है। तो जनाब इन्हें हम देने जा रहे हैं बॉडी लग्जरी की जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर, और आई होप आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छी लगेगी। एंड थैंक्स फॉर कमिंग फॉर द शो। और इसी के साथ जनाब हम एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलेंगे। This segment was brought to you by Body Luxuries. वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपने सेगमेंट गॉट टैलेंट की जानिब। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं आयशा रशीद। शी इज़ एन कमिंग सिंगर और माशाल्लाह इनमें बहुत टैलेंट है, और इनके साथ जो गिटार पे मौजूद होंगी वो मोहब्बत उमर है। सो आज इन्हें दावत देने का मकसद ये भी है कि आप जानते हैं कि इकबाल डे है, और आज हमने इकबाल के फ़लसफ़े, उनके कलाम, उनकी शायरी पर बात की, और बहुत सारे ऐसे रिनाउंड सिंगर्स हैं जिन्होंने इकबाल के कलाम को बहुत खूबसूरती से गाया भी है। सो आयशा, वेलकम टू द शो। और पढ़ा है आपने इकबाल को? जी, मेरे बहुत मोस्ट फेवरेट शायर हैं वो, और मेरा ख्याल है कि वह उसी तरह के इनकलाबी शायर की हमें ज़रूरत है आज, लेकिन आई डोंट गेस कि उनके जैसा दोबारा कोई कभी आ सकता है। बिल्कुल सही। सो क्या सुना रही हैं उनके कलाम? मैं आज उनका बहुत ही खूबसूरत कलाम हर लहजा है मोमिन। जी जी ज़रूर। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहजा है मोमिन कहारियो गफारियो कुदूसियो जबरू, कहारियो गफारियो कुदूसियो जबरू है इसका नशे मन्ना
न बुखारा न बदख्शान, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हर लहजा है मोमिन की नई नई शान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। हर लहजा है मोमिन की नई नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहजा है मोमिन की। और इकबाल की शायरी के इस कलाम को मुख्तलिफ सिंगर्स ने गाया है, जिसमें नैयरा नूर साहिबा हैं, शहजाद रॉय हैं, अली अज़मत है। सो जिन्होंने भी गाया और जैसा भी गाया बहुत ही मशहूर भी हुआ और लोग आज तक सुनते भी हैं। सो आयशा, अब आप क्या सुनाएंगी हमें? अब मैं इकबाल का एक बहुत खूबसूरत कलाम निगाहे फ़क्र में शान सिकंदरी। जी ज़रूर। एक फ़क्र सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फ़क्र से खुलते हैं असरार जहांगीरी। एक फ़क्र से कौमों में मिस्कीनियों दिलगिरी, एक फ़क्र से मिट्टी में खासियत इक्सीरी। एक फ़क्र है शबीरी, उस फ़क्र में है मीरी। मीरास है मुसलमानी सरमाया-ए शबीरी। निगाहे फ़क्र में शाने सिकंदरी क्या है, निगाहे फ़क्र में शाने सिकंदरी क्या है। खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, निगाहे फ़क्र में शाने। फ़कत निगाह से होता है फैसला दिल का, फ़कत निगाह से होता है फैसला दिल का। ना हो निगाह में शोखी तो दिलबरी क्या है, ना हो निगाह में शोखी तो दिलबरी क्या है। खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है, निगाहे फ़क्र में शाने सिकंदरी क्या है, निगाहे फ़क्र में शाने।
बहुत ही खूबसूरत। ये पहले किसने गाया हुआ है? ये पहले हिना नसरुल्लाह ने बहुत अपनी खूबसूरत आवाज़ में इसको। बिल्कुल, बहुत सारी सिंगर्स जो हैं अक्सर यूसुफ सलाहुद्दीन साहब की हवेली में भी जी, बिल्कुल। बज़्म इकबाल जो है मुनक्किद अक्सर होती है और वहाँ पर भी कलाम इकबाल बड़े खूबसूरत अंदाज में उनकी कॉम्पोजिशंस में गाया भी जाता है। सो आपने भी उमर कुछ एक कलाम इकबाल से हमें सुनाना चाहेंगे? जी जी ज़रूर। खुदी का सेर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा खुदी है तेग़ फ़िसा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और इंडी बहुत ही खूबसूरत कलाम इन्होंने पढ़कर सुनाया। सो आई होप यू लाइक द शो, बिकॉज 9 नवंबर की मुनासबत से आज इकबाल डे के ऊपर ये शो था। सो इकबाल डे को सिर्फ इकबाल डे की सूरत में नहीं बल्कि इसकी असल स्पिरिट्स में मनाना चाहिए। अपने बच्चों को ज़रूर इनके कलाम के साथ, इनकी शायरी के साथ, इनकी किताबों के साथ कनेक्ट कीजिए। ऑब्वियसली मुश्किल होगा अगर उन्हें उन्हीं फ़ारसी में पढ़ा जाए, लेकिन बहुत सी इजी ट्रांसलेशंस के अंदर, आसान फ़हम उर्दू के अंदर ये चीज़ें मौजूद है। सो आप अच्छा पढ़ने की अपने बच्चों को आदत डालेंगे तो अच्छी राह पे भी चलना वो सीख जाएंगे। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। हमसे कनेक्टेड रहिए फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के ज़रिए, एंड कीप गिविंग अस योर फीडबैक। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।